Hey everyone, this is Om and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को। तो अब है कि ये जो सब्जेक्ट है वो किसके किसके काम आ सकता है। तो बेसिकली जो मैं फोकस करूंगा वो होगा सिविल के ऊपर, लेकिन ये सब्जेक्ट मैकेनिकल में भी है। तो अगर आप इवन मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं तो भी आप ये सब्जेक्ट दे सकते हैं। अगर आपका ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस के साथ मर्ज मैच करता है तो आप इसको देख सकते हैं और इसको सीख सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो एक नट सेल में बताई जाए। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं हम लोग अपने कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ लिया था। तो हम लोगों ने सिलेबस देख लिया था कि ये हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, उसमें क्या क्या टॉपिक्स जो है वो आने वाले हैं एंड क्या हमारे सिलेबस में कवर होगा। तो मैकेनिकल वालों, अगर आपका ये टॉपिक मैच करता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अगर अदरवाइज आप जा सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये सिविल वालों के लिए ही पर्टिकुलरली मैंने ये बनाया है। बाय प्रोफेशन आई एम अ सिविल इंजीनियर, सो आई नो कि क्या क्या टॉपिक्स हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एसएससी जेई के पैटर्न में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझ लिया था कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस के बढ़ने से या घटने से हमारे स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ता है, तो किस तरीके से मटेरियल फेल करता है, किस केस में हम लोग का मटेरियल जो है वो सेफ रहता है, रिजिड मटेरियल क्या होता है, डिफॉर्मेबल मटेरियल क्या होता है। इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए हम लोग और भी ज़्यादा टॉपिक्स को कवर किए थे। लाइक अगर आपका स्ट्रेस होगा उसका पर्टिकुलर डिफिनेशन क्या होगा। तो मैं कुछ कुछ शॉर्ट्स भी बनाते रहता हूँ। तो आप जो चाहते हैं कि नटसेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे तो आप लोग सिविल राजा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट वे में मिलते रहे। लैंग्वेज में इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए हिंदी ही रखूंगा, अदरवाइज मेरे चैनल पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही वीडियो मिल जाती है। लेकिन जहाँ तक थियोरेटिकल की बात है तो यहाँ पे हिंदी में समझाना काफ़ी आसान होता है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की कंप्लीट सीरीज होगी ये हमारी हिंदी में ही होगी। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था कि हम लोग का स्ट्रेस जो होता है वो किसी भी पार्टिकल पर 2D में कितने होते हैं, वो टोटल होते हैं 4, और ये होता है हमारा स्ट्रेस टेंसर। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं है तो आप जाके प्रीवियस वीडियोज को देख सकते हैं, हमारे चैनल पे वो सब फ्री में अवेलेबल है। तो इस मौके का फायदा उठाइए और जाके उसे देखिए। आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज है डे 3 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वालिटी ऑफ स्ट्रेस ऑन अपोजिट फेसेस। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रेसेस है, तो देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्ट्रेस है टाउ वाई एक्स, जो कि हमारा शेयर स्ट्रेस है। जो सिग्मा है वो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है। ओके, तब अपोजिट फेसेस पे अगर स्ट्रेस की बात की जाए तो उस समय क्या होगा कि वो दोनों ही स्ट्रेस जो होता है वो इक्वल होता है। कैसे होता है? Stresses on opposite face on a standard element are same in magnitude and opposite in direction। यानी कि अगर इस डायरेक्शन में यहाँ पे टाउ वाई एक्स लग रहा है तो टाउ वाई एक्स नीचे भी लगेगा, लेकिन वो इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि राइट टू लेफ्ट के डायरेक्शन में लगेगा। यही इसके कहने का मतलब है। इस पे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं बाय द एंड ऑफ द सेशन आपको दिखाऊंगा। ओके, नेक्स्ट है कि to prove this statement, take one 2D stressed element under प्योर शेयर कंडीशन। अब प्योर शेयर कंडीशन का मतलब क्या होता है कि वहां पे सिर्फ शेयर स्ट्रेस ही होगा, नॉर्मल स्ट्रेस नहीं होगा। इस कंडीशन को कहते हैं प्योर शेयर कंडीशन। तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि 2D स्ट्रेस्ड एलिमेंट का होगा, जो कि होगा प्योर शेयर कंडीशन में, यानी कि उस पर सिर्फ शेयर स्ट्रेस ही अप्लाई हो रहा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक 2D डायग्राम बना दिया है, और यहाँ पे 3D में कैसे बनता है, 2D में कैसे बनता है, वो मैंने कल की क्लास में ऑलरेडी दिखा दिया था। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 3D वाला है डायग्राम, एंड देन हमारे पास ये 2D वाला डायग्राम है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप वीडियो में पीछे जाके भी देख सकते हो, या फिर पॉज करके रिवाइज भी कॉन्सेप्ट्स को कर सकते हो। ओके, आप अपने नोट्स खुद ही बनाइएगा, क्योंकि आपके जो हैंडमेड नोट्स हैं वही आपके काम आने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए टाउ वाई एक्स है। अब टाउ हमारा शेयर स्ट्रेस हो गया, वाई हमारा क्या हो गया, प्लेन। ओके, एंड देन हमारा एक्स क्या है, वो है डायरेक्शन। तो टाउ वाई एक्स का मतलब होता है कि शेयर स्ट्रेस वाई प्लेन में एक्स डायरेक्शन में, और ये हमारा पॉजिटिव एक्सिस है। देन सेम जो है शेयर स्ट्रेस वो हमारा अप्लाई होगा यहाँ पे, और यही है हमारी इक्वलिटी ऑफ स्ट्रेस ऑन अपोजिट फेसेज। ओके, है कि टाउ वाई एक्स यहाँ लग रहा है तो टाउ वाई एक्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, बट विथ डिफरेंट साइंस, यानी कि यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव लगेगा। सेम केस अगर आप कहेंगे टाउ एक्स वाई अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो टाउ वाई एक्स जो है इस साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस में लगेगा।
ओके, सो ये नेगेटिव वाई नहीं होगा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। इसको मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ, आप लोग भी अपने अपने नोट्स में यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, ये एक्स एक्सिस है। ओके, देन आते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज के ऊपर, जो कि है हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम किस केस में होगा? अगर हमारे पास 3D का एग्जांपल लिया जाए तो वहां पे हमारे पास 6 फोर्सेज आते हैं, या फिर यानी कि तीन तो फोर्स होते हैं, तीन उसमें बेंडिंग मोमेंट होते हैं। तो ये सब जब जीरो हो जाता है तो वो चीज आ जाता है हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी कि सिग्मा एफ एक्स, यानी कि एफ डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्स अगर जीरो हो गए तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो गया एक्स डायरेक्शन में। देन आ जाता है कि सिग्मा एफ आई इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ जेड इक्वल टू जीरो, और उसके बाद सिग्मा एम एक्स, यानी कि बेंडिंग मोमेंट जो है वो एक्स डायरेक्शन में, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। अब सिग्मा एम एक्स जब लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि बेंडिंग मोमेंट लग तो रहा है वाई जेड प्लेन में, लेकिन अब वाई जेड प्लेन वाले जो बेंडिंग मोमेंट है उसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, सिग्मा एम एक्स से डिनोट करते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ताकि आपको जब क्वेश्चन आए सामने तो आप कंफ्यूज ना हो। ओके, उसी तरीके से सिग्मा एम वाई है, यानी कि बेंडिंग मोमेंट, तो ये लगेगा हमारा एक्स जेड प्लेन में। ओके, यानी कि सिग्मा एम वाई। देन होता है सिग्मा एम जेड, तो वो हमारा लगेगा किसमें, एक्स वाई प्लेन में लगेगा। तो यहाँ तक बातें क्लियर है? अगर हाँ तो आप इस सेशन को लाइक कर दीजिए, अगर ना तो इसे और कंटिन्यू कीजिए, मैं अभी और भी एक्सप्लेन करूंगा इसको अलग अलग तरीके से। अब मान लेते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम हम लोग को 2D में चेक करना है, तो क्या करेंगे? वहां पे तो हमारे पास दो ही एक्सिस होता है, एक होता है एक्स एक्सिस, दूसरा होता है वाई एक्सिस। तो वहां क्या कर देंगे, फोर्स को हम लोग जीरो कर देंगे। तो समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन शुड बी जीरो एंड समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन शुड बी जीरो। अब आ जाती है कि मोमेंट की बात, तो मोमेंट क्या होगा, मोमेंट हमारा होगा एक्स वाई प्लेन में। और यहाँ हम लोगों ने पढ़ लिया कि एक्स वाई प्लेन में जो मोमेंट है उसको कैसे डिनोट करते हैं, mz से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्मा mz इक्वल टू जीरो। इसलिए कोई भी बंदा कंफ्यूज नहीं होगा कि भाई साहब ये जेड डायरेक्शन कहाँ से आ गया। आई गेस ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सिग्मा mz जो है उस वो जीरो होने का मतलब है कि ये एक्स वाई प्लेन में लग रहा है हमारा mz, यानी कि मोमेंट इन जेड डायरेक्शन का मतलब है कि वो मोमेंट इज बीइंग अप्लाइड इन एक्स वाई प्लेन। ओके, अच्छा कुछ चीजें जो है आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ गई क्योंकि मैंने डेरिवेशन आपको करके नहीं बताया है। अगर आपको डेरिवेशन की जरूरत हो तो आप मुझे कमेंट में डेरिवेशन के लिए बोल देना, क्योंकि डेरिवेशन करने से क्लास लंबा हो जाएगा और वो काफी टाइम ले लेगा, ऑलमोस्ट हाफ आवर का डेरिवेशन हो जाएगा, समझाने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने कम टाइम में आप पढ़ सको उतना बेटर है आपके लिए। अभी चलते हैं कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है कि मोमेंट। मोमेंट का जो डिफिनेशन होता है वो हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग को जानना है फॉर्मूला के बारे में। तो मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इतना आपको आपके कॉलेज में भी पढ़ाया गया होगा। अब आते हैं कि साइन कन्वेंशन के बारे में, कि मोमेंट का साइन कन्वेंशन क्या होता है। अच्छा, फोर्स का साइन कन्वेंशन आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा कि जब फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड है तो वो पॉजिटिव है, फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो वो हो जाता है हमारा नेगेटिव। फोर्स का डायरेक्शन जो है, या स्ट्रेस, किसी भी चीज का स्ट्रेस का, फोर्स का, इसका डायरेक्शन अगर राइटवर्ड है तो वो पॉजिटिव है, और अगर इसका डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है तो ये नेगेटिव है। ओके, यहाँ तक बातें क्लियर है? ओके, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि हमारा मोमेंट के डायरेक्शन की बात की जा रही है। तो जब मोमेंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा तो वो पॉजिटिव होगा, मोमेंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका हम लोग नेगेटिव साइन लेंगे। कैसे करते हैं ये सारी चीजें, वो भी मैं न्यूमेरिकल के टाइम में आपको बताऊंगा। ठीक है, कि एग्जाम पॉइंट से व्यू से जो भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होगा वो सभी यहाँ पे करवाया जाएगा। किस किस टाइप का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है वो भी आपको इस सेशन में बताया जाएगा, या फिर आगे आने वाले सेशंस में बताया जाएगा। तो ठीक है, तो आपके लिए ये जो सीरीज है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको दबा के शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अच्छे से बेनिफिट ले पाए। क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा क्वालिटी ऑफ कोर्स कंटेंट आपको फ्री में पढ़ने के लिए कम ही मिलेगा जो इतने कम टाइम में आपको समझा पाए। नेक्स्ट है कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस आर इक्वल। अब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे देख लेते हैं कि डायग्राम में चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस का मतलब है ये जो है, ये है हमारा टाउ वाई एक्स, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस है वो हो जाएगा टाउ एक्स वाई। ओके, समझे? यानी कि इस तरीके का जो स्ट्रेस होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस होता है, और इसके लिए और भी आगे डिफिनेशन में आपको समझाया जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेज आर इक्वल, यानी कि टाउ वाई एक्स इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई। ओके, अब ये
कैसे होता है, तो ये इसका एक डेरिवेशन होता है जिसमें कि हम लोग करते हैं क्या, मोमेंट को समेशन ऑफ मोमेंट को इक्वल टू जीरो करते हैं, यानी कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जो मैंने बात कही थी वो यहाँ पे होता है। ओके, तो इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग यानी सिग्मा एम जेड इक्वल टू जीरो, उस पे बेसिस पे हम लोग समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस आर इक्वल। तो इस पे भी एक क्वेश्चन बनता है, आगे मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा भी, वहां पे पूछ दिया जाएगा कि आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस है वो इक्वल तो होता है, लेकिन वो किस बेसिस पे होता है, तो वो मोमेंट इक्विलिब्रियम के बेसिस पे होता है। ओके, उसी तरीके से 3D में जो स्ट्रेसेस को इक्वल किया जाता है वो किस में होता है, फोर्स इक्विलिब्रियम में होता है। यानी कि यहाँ पे जो मैंने बताया, यहाँ पे जो फोर्स इक्विलिब्रियम होगा उसके बेसिस पे हम लोग करेंगे कि हाँ हमारा जो इक्वलिटी ऑफ स्ट्रेसेज या इक्वलिटी ऑफ स्ट्रेसेज ऑफ ऑन अपोजिट फेसेज, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोर्स इक्विलिब्रियम का यूज करते हैं। ओके, एंड अगर हम लोग को बात करनी हो इसमें यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेज को, तो उसको हम लोग करते हैं मोमेंट इक्विलिब्रियम से। ओके, अब आते हैं, हमारे पास एक नोट है, नोट क्या कह रहा है भैया, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि नोट में क्या कहा गया है। पहली बात है कि shear force acting on a perpendicular plane are equal in magnitude that and they are directed such that either both point towards the point of intersection or away from the point of intersection of respective faces. Okay, तो इसका मतलब क्या होगा कि shear force acting on perpendicular plane are equal in magnitude and they are uh, directed such that either both point टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी चलते हैं हम लोग फिगर के ऊपर। तो ये जो शेयर फोर्स है, ये वाला और ये वाला जो मैंने अभी लाइक डिलीट कर दिया, सॉरी, ये वाला शेयर फोर्स और ये वाला शेयर फोर्स, ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाएगा कब, जब ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, राइट। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आइदर ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो या एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हो। सपोज ये ऐसा ना हो कि ये ऐसा होता, इस तरीके का भी होता, ये इधर डायरेक्शन में जा रहा होता, इस डायरेक्शन में जाता, तो भी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये होगा। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये और ये जो दोनों शेयर फोर्स है वो क्या हो जाएगा, या शेयर स्ट्रेस है, वो हमारा मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाएगा। तो जब ये है कि मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये है केस जब मूविंग अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर आपको कहीं थोड़ा डाउट भी रह जाता है तो आप इस चीज को रट भी सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, और अगर नहीं तो आप, मैं डेरिवेशन करने के लिए भी रेडी हूँ, आपको बस इतना करना है कि कमेंट सेक्शन में कहना है कि हाँ सर डेराइव करवा दो, तो मैं डेराइव करवा दूंगा। ओके, आज वाली क्लास में थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा कि हाँ ये थोड़ा हाई लेवल की चीज है, क्योंकि है एक्चुअली। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट है आपका कि नंबर ऑफ स्ट्रेस एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन 3D इज इक्वल टू 6। अब हम लोग को समझना है कि नंबर ऑफ स्ट्रेस एलिमेंट क्या है, हम लोग को कितना स्ट्रेस एलिमेंट चाहिए होता है रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन 3D। तो जब हम लोग स्टेट ऑफ स्ट्रेस इन 3D निकालते हैं तो वो हमारा टोटल कितना है, वो होता है हमारा 9। ये जितने भी स्ट्रेस यहाँ पे मेंशन है, ये सब के सब हमारे क्या है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस है। और जिसको कि हम लोग इस तरीके से अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं तो हमारा स्ट्रेस टेंसर के तरह भी जाना जाता है। उसका जो एग्जैक्ट फॉर्मेट है वो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये तो हमारा नया स्ट्रेस है, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड जेड। लेकिन सिग्मा सॉरी टाउ एक्स वाई और टाउ वाई जेड जो है वो इक्वल होता है आपस में, टाउ एक्स जेड और टाउ जेड एक्स इक्वल होता है। ये एक्स वाई और वाई जेड नहीं होगा, ये वाई एक्स होगा। ओके, यहाँ पे आपके लिए करेक्शन है, टाउ वाई एक्स और टाउ एक्स वाई जो है वो इक्वल होता है टाउ एक्स जेड, और टाउ जेड एक्स इक्वल होता है टाउ वाई जेड, और टाउ जेड वाई भी इक्वल होता है। तो यानी कि मेन हमारे पास कितना स्ट्रेस बच के रह गया, वो हमारा बस इतना रह गया। और बाकी की जो चीजें हैं ये, यानी कि बाकी की जो चीजें हो रही हैं ये सब रिमूव हो जाएगा, राइट। तो ये हम लोग का मेन कितना स्ट्रेस रह गया, हम लोग को 6 ही कैलकुलेट करना होता है। ओके, बाकी तो 3 जो है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, इसलिए उसको कैलकुलेट नहीं करना होता है। तो हम लोग को कितना स्ट्रेस एलिमेंट रिक्वायर्ड है टू एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन 3D, दैट इज 6। अब हम लोग को अगर 2D की बात की जाए तो वहां पे क्या हो जाता है, टाउ एक्स एक्स टाउ वाई सॉरी सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई, टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स, ये हम लोग के 4 पॉइंट ऑफ स्ट्रेस होते हैं। यानी कि यहीं पे ये बात लिखी गई है कि नंबर ऑफ स्ट्रेस एलिमेंट विच एग्जिस्ट एट अ पॉइंट इन 2D इज 4, लेकिन
एक्सप्रेस करना हो तब नंबर ऑफ स्ट्रेस एलिमेंट रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन 2D, वो कितना होगा, वो 3 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में लिख सकते हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है कि हमारा फ्री सरफेस क्या होता है। फ्री सरफेस का मतलब होता है इट इज अ सरफेस ऑन विच शियर स्ट्रेस इज जीरो। तो शियर स्ट्रेस को डिनोट कैसे करते हैं, टाउ से करते हैं। और ये भी एक क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि फ्री सरफेस क्या होता है, तो उसका सिंपल सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि वहां पे शियर स्ट्रेस जो होता है वो जीरो हो जाता है। तो ऐसे सरफेस को क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस बोलते हैं। अब ले लेते हैं एग्जांपल। तो हमारे पास दो एग्जांपल है। पहला क्या है, इन अ बॉडी लोडेड अंडर द प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, यानी कि प्लेन स्ट्रेस कंडीशन क्या हो जाता है, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन कहीं भी लिख दिया तो वो हो जाता है हमारा 2D। ओके, तो अब मान लीजिए कि आपका एक बॉडी है जो कि प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में, यानी कि 2D में हम लोग बॉडी को देख रहे हैं। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट इन ऑर्डर टू कंप्लीटली स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट। तो हम लोग जानते हैं कि प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में स्टेट ऑफ स्ट्रेस कितना है, वो तो हमारे पास है 4। लेकिन अगर हम लोग को सवाल में ये पूछ रहा है कि हम लोग को स्ट्रेस कंपोनेंट कितना चाहिए ताकि हम कंप्लीटली स्पेसिफाई कर दे स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट, यानी कि हम लोग को कितना कैलकुलेट करना है, तो वो हमारे पास बस कितना होना चाहिए, वो 3 होना चाहिए। क्योंकि हमारा टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स जो होता है ये इक्वल होता है। तो आप समझे कि किस तरीके से क्वेश्चन बनना है यहाँ पे। तो इन चीजों को ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट है कि हम लोग के पास क्वेश्चन है द सिमेट्री ऑफ स्ट्रेस टेंसर अंडर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, यानी कि अगेन हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, 2D के कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है। एट अ पॉइंट इन अ बॉडी व्हेन इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये होता है मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। जैसा कि मैंने बताया था, जब हमारी बात 2D की हो रही होगी तो हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करते हैं। और उससे हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो टाउ एक्स वाई है दैट इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स। ओके, यहाँ पे टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ वाई एक्स हो रहा है। वो किस बेसिस पे हो रहा है, मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बेसिस पे हो रहा है। द सिमेट्री ऑफ द स्ट्रेस टेंसर एट अ पॉइंट इन अ बॉडी व्हेन द इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अगर स्ट्रेस टेंसर की बात की जाए तो क्या क्या होता है, सिग्मा एक्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा यहाँ पे बनेगा वाई और वाई, देन यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम लोग का रहता है डायरेक्शन, यहाँ पे मेंशन रहता है। तो मान लो कि यहाँ पे एक्स डायरेक्शन मेंशनड है, सॉरी वाई डायरेक्शन मेंशनड है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये टाउ हो जाएगा, सिग्मा नहीं टाउ, और यहाँ पे हो जाएगा टाउ वाई एक्स। तो यहाँ पे ये जो टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स है ये हम दोनों का इक्वल हो जाता है, यही हमारा मैट्रिक्स बोलता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि, क्या समझते हैं कि symmetry of the stress tensor under the plane stress condition at a point in a body when the equilibrium is obtained। तो इसके लिए हम लोग कौन सी थ्योरी का यूज करते हैं, मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करते हैं। ओके, सो आज की क्लास में भी थोड़ी सी आपको टफ लगी होगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी होने वाली है ब्रिटल एंड डक्टाइल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो दैट विल बी इजी, लेकिन आपको हर चीज को बारीकी से ध्यान देना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें से मेंस में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इस वाले में हम लोग का वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा बनता है। तो हर चीज को हम लोग को ध्यान से देखते जाना है, और इसी तरीके से मैं आगे भी वीडियोस लाता रहूंगा। और आपका जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है उसका पूरा कोर्स करवाऊंगा मैं और सिविल राजा के चैनल पे। तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हम लोग मिलते हैं कल फिर से 2 बजे। थैंक यू।